नमस्कार। टॉपर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म टॉपर्स योद्धा पर आपका स्वागत है। मैं आर.के. शाह, फैकल्टी ऑफ हिंदी। जैसा कि हमने वादा किया था कि मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा 12th का, तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी दिगंत गद्यखंड अध्याय 1, जिसके रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। एक बेहतरीन निबंध बातचीत। जैसा कि दोस्तों, बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म 23 जून 1844 को और निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ था। इनका जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पार्वती देवी इनके माता का नाम था। बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिता थे। इनके पिता एक व्यापारी थे। हालांकि अपने पिता से इनका विशेष बनता नहीं था, और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं संस्कार डाली, लालसा जगाई। शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी। वृत्ति 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया, इन्होंने पढ़ाया। 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत के अध्यापन किए। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव के कारण, इनके पिता से नहीं बनने का कारण भी यही था। वो एक व्यापारी थे और इनका स्वभाव उग्र था, नहीं बनता था इनका। अपने उग्र स्वभाव के कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए पूर्णतः। विशेष परिस्थिति, पिता के निधन के उपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला का सामना करना पड़ा। अब पैतृक संपत्ति, पैतृक जो इनका व्यवसाय था, उसे संभालने के लिए इनसे कहा गया। हालांकि इनकी रुचि व्यापार में नहीं थी। ये तो या तो पढ़ाना चाहते थे या फिर लेखन करना चाहते थे। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। रचनात्मक सक्रियता, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। मासिक पत्र, देखिए दोस्तों, मासिक पत्र वैसी पत्रिका को कहा जाता है जो महीना में एक बार निकलता है। साप्ताहिक उसे कहते हैं जो सप्ताह में एक बार निकलता है, और हम लोग जो पढ़ते हैं वो हमारा दैनिक अखबार होता है जो हम लोग रोज पढ़ते हैं, वो प्रतिदिन आता है। एक त्रैमासिक भी होता है जो 3 महीने पे आता है। एक छमाही पत्रिका भी होती है जो 6 महीने पे आती है, और एक वार्षिक पत्रिका भी होती है जो वर्ष में केवल एक बार आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इससे आप इनके लेखन के प्रति समर्पण का अंदाजा लगा सकते हैं। 33 वर्षों तक सिर्फ एक पत्रिका को चलाना। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनैतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक एवं राजनैतिक, साहित्यिक और सामाजिक से आप परिचित है। नैतिक से भी आप परिचित होंगे, जरूर परिचित होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि निबंध में अभी जो लेखनी है उसमें इस पे कम ध्यान दिया जाता है। पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए उलूल जुलूल शब्दों का भी प्रयोग कर लिया जाता है, उलूल जुलूल प्रसंग भी दिखा दिए जाते हैं, लेकिन इन्होंने नैतिकता का पूरा ख्याल रखा है। इनके पाठ जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। 1886 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। अब ये संयुक्ता स्वयंवर की आलोचना इन्होंने क्यों की? संयुक्ता स्वयंवर अर्थात कि पृथ्वीराज चौहान से हम सभी परिचित हैं। संयोगिता जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज चौहान चाहते थे उसे किसी बेहतर घर में शादी कराना, जबकि संयुक्ता स्वयंवर के नाम पे एक बढ़िया सा
दृश्य प्रस्तुत करने के लिए लोगों ने संयुक्ता स्वयंवर लिखा है, जिसमें उन्होंने फिल्मी तरह से बातों को कही है, जैसा कि एक्चुअल में हुआ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इसलिए इसकी कठोर आलोचना की थी। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए इनको श्याम सुंदर दास जी ने बुलाया था, लेकिन ये नहीं गए क्योंकि उनका व्यवहार इन्हें पसंद नहीं आया था। इनकी रचनाएं हैं उपन्यास रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। इनकी रचनाओं में भी वास्तविकता प्रदर्शित होती थी, जीवन के अनुभव प्रदर्शित होते। नाटक पद्मावती, कृतार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर, शूम की एक नखल, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी। यहां मैं रुकना चाहूंगा। इंग्लैंडेश्वरी, इसमें आप देख रहे हैं कि आधा अंग्रेजी के शब्द है और आधा शुद्ध हिंदी है, जिसमें यह प्रदर्शित किया गया था, बताया गया था कि इंग्लैंडेश्वरी अर्थात जो हमारे भारत के लोग अभी कुछ ऐसे इधर आधुनिक, जब आजाद हो गया देश, जब हम गुलाम भी थे तब भी और आजाद हो गया इसके बाद भी, बहुत सारे ऐसी जगह है जहां हम भारतीयता को खोते जा रहे हैं और इंग्लैंड की चीजों को अपना रहे हैं, जिसपे कटाक्ष किया गया था। और भारत जननी उन्होंने लिखा है देशभक्ति पे। भारतवर्ष और कली, भारतवर्ष और कली, कली अर्थात कल के अवतार की बात हो रही है। दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। अभी तक बताए गए इनकी जो कीर्ति है, जो रचनाएं हैं, इससे यह साबित होता है कि सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक, जो मैंने पहले आपको बताया था, जिन विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे हैं, ये साबित हो जाती है। इन्होंने बाल विवाह से लेकर के चंद्रसेन, सीता वनवास से लेकर पतित पंचम से लेकर के इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी जैसी रचनाओं से इन्होंने साबित किया है कि एक सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक और राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखने वाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इन्होंने प्रहसन भी लिखा है। प्रहसन साहित्य की वह विद्या है जिसमें बताया जाता है, हंसी मजाक के बहाने से समाज की कुरीतियों को दर्शाया जाता है, उसे हम प्रहसन कहते हैं। जैसा काम वैसा परिणाम, अब जैसा काम कीजिएगा वैसा ही ना परिणाम मिलेगा। है? आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप चुपचाप पढ़ रहे हैं, अरे भैया आप किसी को शेयर भी कीजिए, आप खुद पढ़िए, उनको भी पढ़ने दीजिए। तो चुपचाप आप, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, बताइए, शेयर भी करिए, उनको भी पढ़ने दीजिए, ऊपर से फ्री है, कोई चार्ज भी नहीं लग रहा है, बताइए, शेयर भी कीजिए, दोस्तों को भी दीजिए। नई रोशनी का वेश इस तरह से कहा जाता है, इसको प्रहसन बोलते हैं। चलिए, आचार, विडंबन आदि, लेकिन शेयर कर दीजिएगा, वो सही में बोले थे। निबंध 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखा है, जिनमें से 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है मतलब इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे 12th में आप पढ़ रहे हैं, वैसे भी बहुत पाठ्यक्रम में इनकी निबंध को पढ़ाई जाती है पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। आगे फिर बालकृष्ण भट्ट के बारे में आपको हम 2-4 लाइन बताएंगे, फिर हम लोग सीधे पाठ पे आते हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक है। उन्नायक रचनाकारों में एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान तो थे ही, साथ ही साथ एक मूर्धन्य गद्यकार भी रहे हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य रहे हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली युगांतकारी व्यक्तित्व और लेखन से एक अमिट छाप छोड़ा है। जैसे कि इनकी तुलना भारतेंदु हरिश्चंद्र से भी कराई जाती है। नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। निश्चय इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है,
सक्रिय मुखर और प्रदीर्घ समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा वे साहित्य की सेवा करते रहे। ऐसे थे हमारे बालकृष्ण भट्ट। यहां तक कि बालकृष्ण भट्ट के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार रामविलास शर्मा ने बेहतरीन बात कही है, जो मैं आपको बताता हूं। उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। दोस्तों, आलोचना करने के लिए भी बुद्धि का तीक्ष्ण होना जरूरी है और साथ ही साथ आपके भाषा का सरल, सहज और शिष्ट होना जरूरी है। आलोचना का कतई मतलब किसी की बुराई करना नहीं होती है। आलोचना का पूरा मतलब होता है उसके पक्ष और उसके विपक्ष में, उसके फायदे, उसके हानि में जो शब्द कहे गए हैं उसको बढ़िया से समझाना कि ये असल में समझाना क्या चाह रहे थे और लोग उसको क्या समझ रहे हैं। आलोचना का मतलब शिकायत करना नहीं होता है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। ये आधुनिक हिंदी आलोचना के जन्मदाता थे। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली थी जो आज तक चल रही है। ऐसा रामविलास शर्मा कह रहे हैं, जो खुद ही एक बहुत बड़े गद्यकार थे। चलिए अब हम चलते हैं अपनी पाठ की तरफ और पढ़ते हैं बातचीत। दोस्तों, एक साधारण सा शब्द है बातचीत। हम भी करते हैं बातचीत, आप भी करते हैं बातचीत। अभी मैं खुद आपसे बातचीत कर रहा हूं, बातचीत के माध्यम से ही तो पढ़ा रहा हूं। आप भी तो बातचीत के माध्यम से किसी से बात करते हो, कुछ भी कहते हो, अपनी भावनाओं को बताते हो। चलो, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी है। वाक शक्ति अर्थात बोलने की क्षमता। यदि मनुष्य की ओर इंद्रिया अपनी अपनी शक्तियों में अविरल और वाक्य शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अब ना आप कुछ कहते, ना हम सुनते, ना हम कहते, ना आप सुनते, पता चलता कि पूरी सृष्टि ही गूंगी हो जाती, आवाज ही ना रहता। अरे सारी शक्तियां रहती, आप चलते फिरते, गाते, हंसते, खेलते, खाते, पीते, सब होता। अब बातचीत ना होती तो पूरा संसार ही शून्य होता। अपने सुख दुख का अनुभव आप नहीं कर पाते, एक दूसरे से नहीं कह पाते, आप बताइए। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच और बातचीत में अंतर होता है। स्पीच और बातचीत में अंतर होता है। बातचीत में वक्ता को नाज रखना जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। बातचीत में वक्ता नाज रखना नहीं करता कि वह बड़े अंदाज से गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलकित पर जा खड़ा हो। कहने का तात्पर्य है कि जब हम कोई स्पीच दे रहे होते हैं, भाषण दे रहे होते हैं, तो ज्यादातर वो स्क्रिप्टेड होता है, पहले से लिखा हुआ रहता है। लेकिन जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो वो स्क्रिप्टेड नहीं होता। वो मन में उस समय जो परिस्थिति के हिसाब से जो भावनाएं हमारे मन में आती है, वैसे ही हम कहते हैं। इसमें किसी भी तरह का नाज नखरा लगाने का गुंजाइश नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे हैं, खास करके स्पीच के बारे में यूरोप में बताया जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, और बेहतर तरीके से कैसे कैसे बोलेंगे वो, घड़िया भांति की भांति तरह की घड़िया तक, साहिबान, मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे और तब तो किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। हालांकि बातचीत में ऐसा नहीं होता है। जहां कोई मर्म या नो की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा गूंज उठा। तो ऐसी बात, हंसने वाली बात, कोई तीखी बात अगर निकल गई वक्ता से तो फिर तालियां बजने लगती है। इसीलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है। झूठ मूठ का भी लाना पड़ता है, लेकिन वो लाता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। वो कोशिश करता है कि ताली बजे, उसकी पूरी कोशिश होती है कि ताली बजे, और इस तरीके का बातें करता है वो, उसकी मजबूरी होती है इस तरीके की बातें करना। वहीं हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करतल ध्वनि का कोई मौका है, न लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। वो पॉजिटिव बातें रहती है, मन की भावना रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े, सिंपल सी बात। मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा है, और ज्यादा ठहाके की जरूरत नहीं पड़ती है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। घरेलू बातचीत
मन रमाने का ढंग है, इसमें बाकी चीजें नहीं होती। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेखदर हो धक्के खाते फिरती है, अर्थात स्पीच की संजीदगी नॉर्मल बातचीत में नहीं होती। जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। आपको बातचीत का मर्म समझना है भैया, तो आप वैसे प्रसंग को दिमाग में लाएं कि आप किसी दूसरे प्रदेश में चल गए हो, सामने वाला आपकी भाषा ना जानता हो और आप उनकी भाषा ना जानते हो, तब आपको समझ में आएगा कि बातचीत कितना जरूरी होता है। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। मन की जितनी भी चीजें हैं वो भाप बन के निकल जाती है जब हम बातचीत करते हैं। चित्त हल्का और स्वच्छ परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है साहब। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। अपना बड़ा खर्च कर देना उन्हें पसंद आता है, पर वे बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। तो बातचीत करने में रहने वाले लोग होते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला था। मुगली की कहानी जानते हैं, वैसा ही स्थिति हो गया। 16 साल तक बेचारा नहीं देख पाया था इंसान का मुख। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत बाद उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय जंगली बोली में कहा था, पर उस समय अगले पेज में आते हैं। रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से अपनी आदमी का तोला पाया। आदमी का चोला पाया, इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है, जिनसे केवल पथ व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा, बिना शब्द के बातचीत में सच है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। बोलने से ही पता चलता है बोलने से ही पता चलता है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है, और ये बोलते हैं बेन जॉनसन। ये अक्सर ये सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बोलने से ही मनुष्य का असली रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किनका है? तो हमारा आंसर होता है बेन जॉनसन। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। एडिसन का क्या मत है? ये भी इंपॉर्टेंट मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल के रख देते हैं, क्योंकि 2 से जहां तीसरा हुआ तो भैया दिल खोल के बात रख दिए तो रख तो दिए आप, लेकिन वो कहां कहां जाएगा इसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। वो बहुत विस्तारित रूप से फैल जाता है, ऐसा मानना है। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह भी किसी तीसरे आदमी के आ जाते हैं, या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। अंग्रेजी में कहा भी गया है कि अगर 2 लोग बात कर रहे हो और आपको वहां जाना जरूरी है तो आप क्या कहते हैं? एक्सक्यूज मी, ताकि अगला अपना बात को बंद कर ले। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। ठंडा पानी गर्म हो जाएगा दूध के संगत में, अर्थात दूध ठंडा हो जाएगा और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच ही जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे। अगले पेज में देखते हैं। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होता है, बातचीत में कितना असर होता है, इसे कौन अस्वीकार करेगा? देखिए अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो 3 कोण है और तीनों लोग मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो इन तीनों में परस्पर होती ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहे। कहने का तात्पर्य है बेतकल्लुफी का मतलब हो जाता है जब आप 2 आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं तो वहां वो
फॉर्मल, क्या बात करना है, कैसे शब्द है, कौन बात कहना है, कौन नहीं कहना है, इसका विशेष चिंता फिक्र रहती नहीं है। लेकिन दो से कहीं ज्यादा 4-5 लोग हो गए तो वहां फिर सोचना पड़ता है, बड़ा है, छोटा है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, भाई है, अंकल है, ये सवाल खड़ा हो जाता है। तो फिर दिल की बात बढ़िया से खुल नहीं पाती। इसीलिए हमारे एडिसन सर ने कहा था कि 2 लोग में ही वार्तालाप हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमोगल कहलाएगी। राम रमोगल मतलब सिर्फ बात करने के योग्य कहलाएगी, बात हो गई बस। विशेष लोग दिल पे उसको लेंगे नहीं। उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद है। 2 बूढ़ों की बातचीत प्राय अपने जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। फलनमा का बेटा ऐसे करता है, फलनिया की बेटी ऐसे करती है, कोचिंग जाती है तो चाय पीने चल जाती है। उनका चर्चा इस तरह का होगा। माने बुढ़ापे, वो उनका जो जमाना था, उस जमाने में जो उनसे न हो सका, अगला जो कर रहा है उनको जलन होती है, अब दूसरे तरीका से कहेंगे उसको। उनका ये होता है, उनकी शिकायतें रहेगा सिर्फ जवान लोगों से। वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ रहता है। भैया जब भी 2 बूढ़े बुजुर्ग लोग बात कर रहे हो और ज्यादा बुजुर्ग हो, उसमें एक आदमी एक बार न एक बार एक ऐसा कहानी कही देगा कि हमने भूत को देखा था। बताइए, हमने तो ना देखा कभी, दिन रात जाते रहते हैं। बताओ, एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए। पहाड़ों बीत जाने पर भी अंत न होगा, लगातार बतियाते रहेंगे। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक जो बातें हैं उनके बातचीत का मर्म होता है, उनके बातचीत का हिस्सा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा। वो अभी के नौजवानों की सिर्फ शिकायत करेंगे। पढ़े लिखे हुए बगैर, पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जी पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूड़ हम चुनी दिगरे ने अखड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायका ही निराला है दोस्तों। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। 2 बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण, बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं का या बेटा का गीला शिकवा होगा। वो तो यह खाना नहीं देती है, बेटवा साड़ी साल भर पड़ेगो देता है, बीच में देख रहे हैं पाबंद लगा के पहन रहे हैं, ये बेटिया दी है तो पहन रहे हैं। उनकी इस तरह की बातें होती है। या वे विराजराने का कोई ऐसा रमरसरा छेड़ बैठेंगी कि बात करते करते अंत में थोड़े दांत ही होने लगेगा, दांत टूटा हुआ रहेगा और हंसेंगी। अब बहुत फनी लगता है देखने के बाद। निकाल लड़ने लगेंगी, कभी कभी तो लड़ने भी लगती हैं बात करते करते। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वे कोई सलाह गांठेंगे, देखो ऐसे नहीं खेलने का, ऐसे खेलने का, जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। समझे कि नहीं? स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। अगर 2 विद्यार्थी मिल गए तो या तो अपना सर जी का शिकायत करेंगे, नहीं तो अपने दोस्त का शिकायत करेंगे, या तारीफ बखाड़ेंगे कि देख लेना इस बार 400 450 आ जाएगा। अब बताइए आप लोग का क्या टारगेट है, वो भी बताइएगा कमेंट में, समझे कि नहीं? हमें तो पता चले कि हम जो बोल रहे हैं उसका क्या असर हो रहा है आपको, है बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ न गिनेगा। पढ़ने में तेज क्या रे भाई, आप फिजिक्स पढ़वे नहीं करोगे, केमिस्ट्री पढ़वे नहीं करोगे, मैथ पढ़वे नहीं करोगे, है किसी का बायोलॉजी होगा, किसी का दुन्नो होगा, बायोलॉजी में दुन्नो होगा, पढ़वे नहीं करोगे जा करके चैनल पर मना किए जाने के लिए। बताइए तो, है आप टॉपर योद्धा पे जाइए, आप फ्री में है, पैसा भी नहीं मांगा जाता है आपसे। बताइए तो, जाके उसको भी पढ़िए, देखिए कैसे लोग पढ़ा रहे हैं, कमेंट्स में बताइए कमी बेसी जो होता है, हमारे डायरेक्टर सर देखेंगे उसको। लेकिन पूरी व्यवस्था होगी साहब, बड़े मेहनत करके लाए हैं, बहुत अच्छे से कोशिश की जा रही है हम लोगों के द्वारा कि आपको मिले रे भैया, सारे कंटेंट्स मिले, आप टॉपर्स बनो। तब ना टॉपर्स नाम का जो हमारा इंस्टीट्यूट का नाम है टॉपर्स एकेडमी, वो साकार होगा। टॉपर्स बनिएगा तो साकार होगा। अब पढ़वाया भी आपको टॉपर से जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। चलिए देखते हैं। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो भाई तारीफ में निकाल लेगा, लेकिन सुस्त और बौधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। सबको कहेगा भाई वो थोड़ा सा बता दो हमको। अच्छा वो अच्छी बात है, जानना चाहिए, लेकिन सबको नहीं ना कहना है। इसके अलावा बातचीत की बहुत बड़ी सी किस्में है, बहुत सी किस्में है।
राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवई होकर दोनों में विवाह संबंधी कुछ बातचीत करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग बातचीत होता है। अब वो इंटरेस्ट है खत्म हो गया, छोड़िए उसको। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया, और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार और ढंग है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, जिसको अंग्रेजी में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। ओए होए 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 होए, यहां तक बढ़ा है कि ये स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुन के कान को अत्यंत सुख मिलता है, मजा आ जाता है। समझे कि नहीं? सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृदय गोष्ठी, आय हाय, दिल्ली में चला जाए। सुहृदय गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान। लियाकत या पंडिताई दोनों सेमे शब्द है भाई। उसके विद्वान, उसके ज्ञान की बात हो रही है कि किसमें कितना ज्ञान है। समझे कि नहीं? पंडिताई माने आप कितने बड़ के विद्वान हैं। समझे कि नहीं? प्रकट ना हो, समझे कि नहीं? उसकी जो लियाकत है, उसकी पंडिताई हो, प्रकट ना हो। वरन क्रम में रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बढ़ते हुए चतुर सयाने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। माने बातचीत को बढ़ाते भी है भैया, एक्स्ट्रा चीज भी उसमें ऐड करते हैं, लेकिन सरस रखते हैं ताकि सुनने में अच्छा लगे, मजा आए, है कि नहीं? चलिए, वह रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में, जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, कभी आवेगा ही नहीं। जो बात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में है, यूरोप के लोगों में जो स्पीच की बातें हैं, वो हमारे अभी के समय के जो पंडित जी लोग हैं उनमें ही आएगा ही नहीं। मुर्ग और बटेर की लड़ाइयों की झपड़ा झपटी के समान उनकी नीरस काव काव में सरस सलाद की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश से बाद में प्राप्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वहां बहुत याद के साथ आपको मिलेगी। घंटे भर तक काव काव करते रहेंगे तो कुछ न होगा। बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए हैं साहब। जितने भी स्टार्टअप बने हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां बनी हैं, उनकी नींव किसी दो चार दोस्तों के बातचीत से ही शुरू हुई थी। समझे कि नहीं? उपरांत बढ़ते बढ़ते यहां तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों को उनसे जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। देखिएगा, यहां भी होगा ऐसा कुछ, यहां भी होगा ऐसा कुछ। सोचे हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे पहले, समझे कि नहीं? लोगों को जोड़ेंगे, घर घर शिक्षा को पहुंचाएंगे। भैया ऑफलाइन के माध्यम से भी हम अवेलेबल है। दुल्लोपुर चेहरा काला चौक बिजली ऑफिस के पास हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है और ऑनलाइन भी चलता है। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य कुछ न कुछ सारगर्भिक होती होगी, अनुभव और दूरदर्शी से खाली न होंगी। और 25 से नीचे की बातचीत में जब भी अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहलाव और ताजगी रहती है जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बढ़ी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि 25 वर्ष या उससे अधिक के जो भी व्यक्ति हैं, उनकी जो बातचीत होती है वो सारगर्भित होती है, अर्थात उनके बात बेमतलब की नहीं होती है। वो कुछ ना कुछ फायदे की बात ही करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, जरूरत की बात करेंगे, मतलब की बात करेंगे, बेमतलब की बात नहीं करेंगे। और अभी फिलहाल मतलब की बात यह है दोस्तों कि आप शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक, आपको वीडियो पसंद आएगा तो कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कि हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है, बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए, जो किसी तरह संभव नहीं है और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करें। भैया बातचीत तभी हो सकती है जब या तो आप उसके यहाँ चले जाइए, चाहे वो आपके यहाँ चला आए, तभी ना बातचीत होगी। चलिए, वो अकेले नहीं होता, पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती। रसाभास, बार बार ये रिपीट हुआ है, रसाभास का मतलब होता है रस का आभास होना, अर्थात भावनाओं को समझ लेना। क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे, उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि हुई। अगर हम भी उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है। बिना बुलाए तो जाना ही नहीं चाहिए भैया, समझे कि नहीं? और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव हो गया। अब एक तो बिना बुलाए चले गए, अब गए तो वहां उस तरह का इज्जत हुआ नहीं,
तो उसमें दिक्कत हो जाता है, दिल में घाव हो जाता है भाई। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम खुद ही, ठीक है नहीं, हम क्या समझते हैं बातचीत करने का सबसे बेहतर तरीका बताता हूं। वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि हम अपने आप बात कर लिया करें, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतीक्षा नए नए ढंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कुछ दुर्घट बात नहीं है, और जो एक ऐसा चमनस्तान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं। ऐसे चमनिस्तान की और शहर में क्या कम दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी स्वाभाविक कला तक भी न पहुंच सका। इसी शहर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2-3 का काम नहीं है भाई। 1-2-3 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता है, टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, लाइक शेयर भी करना पड़ता है, समझे कि नहीं दोस्तों। अरे भैया हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा। एक से एक धुरंधर है हमारे यहाँ, एक से एक कंटेंट है हमारे आपके लिए, सब सेट करके रखा हुआ है आपके लिए। अरे भैया आप हमारा हौसला अफजाई तो कीजिए, फिर देखिए क्या क्या मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी सी अपनी मनोस्थिति स्थिर कर अवाक हो, अपने मन के साथ बातचीत कर सके, तो मानो अहो भाग्य हमारे। आय हाय, एक वाक्य शक्ति मात के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिह्वा कतरनी के समान सदा स्वच्छंद चला करती है। उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। अब देखिए क्या कह रहे हैं। इनके कहने का तात्पर्य है कि भैया क्रोध के समय अगर आपने अपने आप को चुप रख लिया, अवाक रख लिया, जवाब नहीं दिया, तो भाई साहब आप बहुत महान हैं। आपने बगैर लड़े, बगैर एक बूंद खून गिराए पूरा का पूरा युद्ध जीत लिया, समझे कि नहीं। इसीलिए अवाक रहकर अपने बातचीत करने का यह साधन यावत साधनों का मूल है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। अर्थात शक्ति भी मंदिर होती है साहब, शक्ति भी मंदिर है, वाक शक्ति भी आपको मंदिर मिला है। अब आपको बोलने का शक्ति मिल गया है तो कुछ बोल दीजिएगा, है कि नहीं। अरे बोलने का मिला है शक्ति तो आप वो बोलिए जो जरूरी है। अब अगले क्लास में हम लोग इसके अभ्यास को करेंगे, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एनसीईआरटी वाले होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग इसके विषयनिष्ठ प्रश्न को भी देखेंगे, जिसे आप लोग सब्जेक्टिव कहते हैं, उसे भी देखेंगे, समझे कि नहीं। अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज है, आपको क्या क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। देख लीजिए इधर क्रैश कोर्स क्लास 12 का है, लाइव क्लासेज मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड क्लासेज मिल सकता है भैया, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलता है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होता है, एमसीक्यूज ये हो जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलिए बेसिक टू हाई लेवल, माने सफाई बेसिक से समझ रहे हैं। अरे भैया सफाई भोंदू से भोंदू विद्यार्थी भी होंगे, उनके लेवल से लेकर के टॉपर बनाने के लेवल तक। और एक और बात बता देते हैं, जब तक आप बेसिक चीजें नहीं जानते हैं, आपका नींव मजबूत नहीं होता है साहब, बड़ी बुनियाद कहां से आएगी। इसलिए बेसिक को भी ध्यान रखा गया है हमारे फैकल्टीज के द्वारा। 2 फैकल्टीज फॉर अ सिंगल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के लिए हमारे यहाँ 2 फैकल्टीज है, और सभी के सभी एक से धुरंधर। वो तो आप लोग देख ही रहे हैं और देखते ही रहेंगे साहब। चलिए, और यहां तक कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, मतलब यूं कहें कि टॉपर्स बनने के सारे साधन हमारे टॉपर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म टॉपर्स योद्धा पर अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो भैया अब आज के लिए इतना ही मैं आपसे लेना चाहूंगा विदा, और आप लाइक शेयर कमेंट करते रहें और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।